गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना चैप्टर जो है 7 है कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, उनको हम किस तरीके से संरक्षित करेंगे। जैव विविधता का मतलब होता है जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, ये सारे मिलकर के हमारी बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं, तो हम उनको कैसे संरक्षित करेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। एक तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, उसके थ्रेट क्या है, खतरे में क्यों है वो, उसको कैसे बचाया जाए, जंगल क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ और उसके कंजर्वेशन क्या है, जंगली जीवन और उनको कैसे संरक्षित किया जाए। रेड डाटा बुक मतलब जिनमें हम इन स्पीसीज़ जो स्पीसीज़ ख़त्म हो गई हैं या ख़त्म होने के कगार पे हैं उनके नाम दर्ज करते हैं, और इनके बायोडाइवर्सिटी के कानूनी रूप से क्या प्रोविज़न है, क्या इनके मतलब इनको बचाने के रूल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बता रहा है एक भाई, जब जहाँ पे वेयर डू यू ऑल लाइक टू विजिट ए मीन्स ऑफ रिलैक्सेशन और रिक्रिएशन, मतलब आप विजिट करते हो कहीं पे भी रिलैक्स होके, कहीं कहीं पर भी आप जाते हो तो आपने श्योरली वहाँ पे देखा होगा कि कोई जंगल मिलेगा, या आप नेशनल पार्क में जाओगे भैया, तो किसी जंगल में जाओगे आप या किसी नेशनल पार्क में जाओगे। तो यहाँ पे इसने जैसे राहुल ने भरतपुर बर्ड सेंचुरी के बारे में बता रखा है कि वो लास्ट विंटर सीजन में, लास्ट सर्दियों में वो भरतपुर सेंचुरी में गया उसके दोस्त अमित के साथ में, जो क्लासमेट था। उन्होंने काफ़ी सुना था उनके बारे में। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वहाँ पे भी वो गए थे लास्ट ऑटम ब्रेक में, जो पतझड़ का सिस्टम आता है, सीजन आता है, उस टाइम पे उन दोनों ने अमेज्ड किया टू सी द एनिमल फ्रीली मूविंग एंड वे आर द क्वाइट एक्साइटेड टू शेयर देयर एक्सपीरियंस। वो दोनों ने उन्होंने क्या देखा कि एनिमल्स जो है वो वहाँ पे बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नेचुरल हैबिटेट हो गई, प्राकृतिक आवास है उनके खुद के, जहाँ पे उनको कोई रोक टोक नहीं है। तो इस प्रकार से ये कह रहा है कि हैव यू एवर थॉट द पर्पज़ ऑफ मेकिंग द नेशनल पार्क। भाई ये जो नेशनल पार्क बनाए गए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं, इनका क्या मतलब पर्पज़ है, क्या इनका काम है, क्यों बनाए गए हैं ये, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है बायोडाइवर्सिटी। इसका मतलब है, मैंने लिख भी रखा है, जैव विविधता, मतलब वैरायटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आएंगे आपके, प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे मिल करके बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे। बायो मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो टर्म है ये E.O. विल्सन ने 1985 के अंदर दी थी, जिसका मतलब होता है बायो का मतलब तो लिविंग फॉर्म और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। वैरायटी मतलब अलग अलग प्रकार की किस्में, जीवित जीवों की अलग अलग किस्में क्या कहलाती हैं, मिलके बायोडाइवर्सिटी कहलाती हैं। अब यहाँ पे बता रहा है कि आज के दिन अप्रोक्सीमेटली 15 मिलियन के करीब स्पीसीज़ जो हैं उनके बारे में फाउंड किया गया है। धरती पर एस्टिमेट लगाया गया है, एक आइडिया लगाया गया है, और यही चीज़ें मिल करके ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। और इसी को, और बायोडाइवर्सिटी जो है वो किससे बनती है, वो लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है। लिविंग मतलब जो जीवित प्राकृतिक संसाधन है उनसे। बायोडाइवर्सिटी निकली कहाँ से, बायोडाइवर्सिटी निकलती है क्लाइमेटिक जोन से। क्लाइमेटिक होती है जलवायु, अलग अलग मतलब जोन में अलग अलग जलवायु मिलती है आपको। जलवायु क्या होती है, जलवायु होती है मतलब जलवायु होती है जो एक लॉन्ग टर्म वेदर एवरेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। अब वेदर, वेदर मतलब मौसम। जैसे अभी अपना मौसम क्या है, कूल है, थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, वो हॉट हो जाएगा, तो ये तो होता है वेदर। और अगर एक लॉन्ग टर्म इनका एवरेज लिया जाए तो वो कहलाता है क्लाइमेट, जलवायु। तो जलवायु निर्धारित करती है कि पौधे और जानवर किस प्रकार के वहाँ पे फले फूलेंगे, पाए जाएंगे और रहेंगे। मतलब जो जलवायु है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पे किस प्रकार के जानवर और पौधे पाए जाएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल जहाँ आपने देखा होगा, वी डू नॉट सी द थिक एंड टॉल ट्री इन डेजर्ट, मतलब हम जो रेगिस्तान है उसके अंदर मोटे और चौड़े और लंबे पेड़ नहीं देखते हैं, नहीं आते वहाँ पे। जबकि डेजर्ट एनिमल जैसे कैमल और डेजर्ट लिजार्ड, कैमल, ऊंट और डेजर्ट लिजार्ड जो पाई जाने वाली रेगिस्तानी छिपकली, ये कहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो समुद्री के इलाकों में पाए जाते हैं, जहाँ पे लगातार बारिश होती रहती है, उन क्षेत्रों को हम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट बोलते हैं, जो हमारे इक्वेटोरियल रीजन के ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ ये मतलब आपने देखा होगा कैमल और लिजार्ड जो है, डेजर्ट लिजार्ड वहाँ पे नहीं मिलेंगी। जबकि डेजर्ट में क्या नहीं मिलेंगे, थिक और टॉल ट्री, तो ये थिक और टॉल ट्री तो मिलेंगे रेन फॉरेस्ट में, और कैमल और डेजर्ट लिजार्ड कहाँ मिलेंगी, डेजर्ट। तो ये क्या हो गए, इनके पर्टिकुलर रीजन हो गए जहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो यहाँ अब ये कह रहा है कि इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इंटरनेट, अब ये
इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे बनाया गया है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिन 22 मई को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है? ताकि हम बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो भी इशू हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक कर सकें और इसकी अंडरस्टैंडिंग के बारे में लोगों को समझा सकें। तो यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है मेगा बायोडाइवर्सिटी। ये वो होते हैं बेटा, वो क्षेत्र हैं, वो राष्ट्र हैं हमारे, जो हमारे खुद के ही नेशन के अंदर जो ज़्यादा मात्रा में प्लांट और एनिमल स्पीसीज पाई जा रही है उनको हम बोलते हैं मेगा बायोडाइवर्सिटी। तो अभी अलग अलग देश में अलग अलग जगह बनाई गई हैं, ब्राज़ील, इंडिया, कोलंबिया, मैक्सिको, इंडोनेशिया, फिलीपींस, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे हमारे क्या है मेगा डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं। स्पेसिफिक अब इसमें एक चीज़ बताई, हॉटस्पॉट का मतलब होता है जो अपना ये मेगा बायोडाइवर्सिटी था ना, इसमें जो स्पेसिफिक रीजन्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट्स कहेंगे। मतलब उसमें पाए जाने वाले प्लांट और एनिमल्स की इंडेमिक स्पीसीज़ को हम क्या कहेंगे? हॉटस्पॉट कहेंगे। हॉटस्पॉट्स आर दोज रीजन विच आर फाउंड इन आवर मेगा बायोडाइवर्सिटी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ इंडेमिक स्पीसीज़। मतलब ये वो क्षेत्र हैं जो हमारी मेगा बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं और जहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में क्या पाई जाती है? इंडेमिक स्पीसीज़ पाई जाती हैं। आज के दिन 25 हॉटस्पॉट्स जो हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं पूरे संसार में, और उनमें से 2 हमारे इंडिया में, एक तो ईस्टर्न हिमालयज़ और एक वेस्टर्न घाट में, और इसके अलावा 9 से भी ज़्यादा एरियाज़ जो है ना उनको आइडेंटिफाई करके बताया गया कि ये भी बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत आते हैं। अब हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या खतरा है? थ्रेट का मतलब क्या खतरा है और काज क्या है उसके। तो यहाँ पे ये बता रहा है भाई जैसे कई फैक्टर इनके ऊपर इनको एक्सटिंक्ट करने के, वाइल्ड लाइफ स्पीसीज जो है उनको एक्सटिंक्ट करते हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब उनको विलुप्त करते हैं, विलुप्त मतलब उनको ख़त्म करते हैं। कई फैक्टर हैं और जो बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस करते हैं। तो उसमें मोटे मोटे फैक्टर देखो, एक तो हैबिटेट का लॉस हो जाना, अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो उनके आवास ख़त्म होंगे। एक ओवरग्रेजिंग और डिफोरेस्टेशन, भाई जानवरों को चराएंगे और पेड़ों को काटेंगे तो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी। एक पोल्यूशन, प्रदूषण, एक इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पीसीज, बाहरी विदेशी स्पीसीज को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे, अगर लाएंगे या वो आ जाएंगी हमारी देशी में, तो भी उससे हमारी स्पीसीज क्या होंगी? बायोडाइवर्सिटी खतरा होगा। क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु बदलेगी तो भी हमारी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट होगा। ह्यूमन ग्रीड, आदमी का अपना खुद का लालच भी कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को खत्म कर रहा है। और एक हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, जो अपने जंगली जानवर है उनका शिकार करना भी कहीं ना कहीं क्या करता है? हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है। तो हम सबसे पहले हम बात बताते हैं हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस का मतलब होता है कि भाई आपने देखा होगा कि जनसंख्या बढ़ रही है, उसके लिए मतलब लास्ट 70 सालों से हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, और उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा धरती की ज़रूरत पड़ रही है। किसके लिए? खेती करने के लिए, क्योंकि भाई उनको खाना चाहिए तो हमें फसल उगानी पड़ेगी। तो फसल उगाने के लिए क्या चाहिए? लैंड चाहिए। तो हमें क्या कट करने पड़ेंगे? पेड़ों को, मतलब हमें जो जानवर हैं उनके घरों को ख़त्म करना पड़ेगा। हाउसिंग को भी, मतलब हमें घर बनाने के लिए भी, रोड बनाने के लिए भी, डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, और पावर हाउस वगैरह या इंडस्ट्री, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बायोडाइवर्सिटी को डिस्क्लीन करना पड़ेगा। मतलब ये बहुत जल्दी से क्या होती चली जाएगी? ख़त्म। एक पेड़ों को काटेंगे, और पेड़ों को काटना, अभी जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि भाई डिफोरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे भी काज होता है ना भाई। वही बात है, हमें सड़कें वगैरह बनानी है, खेती करनी है, तो हमें पेड़ों को काटना पड़ता है। एक तो वो बड़े क्षेत्र पे पेड़ों को आदमी के द्वारा काटना डिफोरेस्टेशन कहलाता है। और एक ओवरग्रेजिंग, मतलब अगर जानवरों को तुम लगातार वहाँ पे चराओगे तो हमारे जो ग्रासलैंड है, घास के मैदान है, वो सिकुड़ जाएंगे, मतलब वो कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ रहने वाले जो जानवर है उनके घर क्या है? ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी एक बायोडाइवर्सिटी के ख़त्म होने का कारण है। पोल्यूशन, आपने देखा होगा हवा, पानी और मिट्टी, ये इंसेक्टिसाइड जो हम खेतों में यूज़ करते हैं ना, खेतों में जैसे भाई डिजीज़ वगैरह हो गई तो हम इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, तो वो एलिमेंट इंडस्ट्रीज, और एक इंडस्ट्री फैक्ट्रियों से निकलने वाले एलिमेंट, और एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। क्योंकि ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ख़त्म करते हैं, और छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी तो हमारे बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट ही है। बाहर से आने वाली स्पीसीज़ जो हैं वो हमारी जो लोकल स्पीसीज़ हैं उनके साथ में कंपटीशन करते हैं। किसके लिए? भाई जगह के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ों के लिए करते हैं। तो उससे हमारी जो प्रेजेंटली स्पीसीज़ हैं वो क्या होती जा रही हैं? ख़त्म होती जा रही हैं। एक बता रहे क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु बदलेगी। अब आदमी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करता है, जैसे आपने देखा होगा हम भाई आज के दिन बर्निंग ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एसी वगैरह ज़्यादा चला रहे हैं, ये चीज़ें, इनसे क्या हो रहा है? हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल पैटर्न में चेंज आएगा, क्योंकि गर्मी बढ़ेगी तो बारिश कम आएगी, ठीक है ना। तो और पेड़ वगैरह वैसे कट कर दिए तो उससे भी हमारा CO2 एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो CO2 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज़ होना ग्लोबल वार्मिंग को लीड करता है, जिसकी वजह से हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पोलर रीजन्स में, उनकी बर्फ़ पिघलेगी, जिसकी वजह से बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आएगी। और बाढ़ आना भी कहीं ना कहीं हमारी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म करता है।
एक बता रहे हैं ह्यूमन ग्रीड। ह्यूमन ग्रीड में क्या बताएंगे, जैसे आपने देखे होंगे इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब जो अपने ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड होते हैं जंगली जीवन के और जंगलों के, उनसे मिलने वाली जो प्रोडक्ट्स हैं वो थ्रेटेंडेड द एक्जिस्टेंस, मतलब हम उनसे प्रोडक्ट लेंगे तो उससे हमारी कौन सी चीज़ें खत्म होंगी, मतलब कौन से जानवरों को खतरा होगा, टाइगर को, क्योंकि टाइगर की चमड़ी हम यूज़ करते हैं, बियर भालू, फोक्स, एलिफेंट, राइनो और क्रोकोडाइल, और भी हो सकते हैं ऐसे, इनकी चमड़ी या फिर इनका मांस वगैरह, या फिर जैसे हाथी के तो हम इवोरी के लिए भाई अपने गहने वगैरह बनाने के लिए उनके दांत का यूज़ करते हैं, है ना, और राइनोसोर्स वगैरह उसके सींग भी यूज़ करते हैं, तो हमें उनको मारना पड़ता है। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड मार्केट है उसमें इनसे मिलने वाली जो प्रोडक्ट है, जंगली जीवन और जंगली जीवन से मिलने वाली प्रोडक्ट, तो वो जो है कहीं ना कहीं खतरा बना रही है किन के एग्जिस्टेंस का, किन के रहन सहन के ऊपर, टाइगर, बियर, फोक्स, एलिफेंट, राइनो और क्रोकोडाइल के। तो ये भी हमारी क्या होते जा रही है, इसकी वजह से भी हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको खतरा हो रहा है। एक हमारा बता रहा है एक्जोटिक और इननेटिव। एक्जोटिक का मतलब तो होता है जो स्पीसीज बाहर से आई हैं दूसरी कंट्री से, उनको कहेंगे, और नेटिव होती हैं जो स्पीसीज हमारी कंट्री के अंदर ही है, मतलब उनका जन्म भी हमारी कंट्री में हो, उनको कहते हैं हम नेटिव। एक यहाँ बता रहे हैं बेटा हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों का शिकार करना भी कहीं ना कहीं किसके लिए, मीट के लिए, स्किन के लिए, दूसरे पार्ट बॉडी पार्ट्स के लिए, हमारी जो लिविंग फॉर्म्स है मतलब बायोडाइवर्सिटी है उसको क्या कर रहा है, रिडक्ट कर रहा है, उसको घटा रहा है। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया था ना इंडेमिक स्पीसीज, क्या होती हैं, स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल दैट आर फाउंड इन एक्सक्लूसिवली इन पर्टिकुलर एरिया, जो किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाएं और नॉट अकर नेचुरली, यानी जो हर जगह ना अपने आप पैदा ना हो, नेचुरली जो ना पैदा हो और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही पाई जाएं, उनको कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा लोइन जो है वो इंडेमिक है, जो कि गिर फॉरेस्ट इन गुजरात के अंदर है, एंड हमारे यहाँ पे लोइन कहाँ पाया जाता है, नहीं है, तो वो एक्सक्लूसिवली फाउंडली क्या हो गया, एनिमल हो गया, जो कहाँ पाया जाता है, गिर के फॉरेस्ट में, गुजरात के अंदर। तो आज का टॉपिक यहीं तक है बेटा अपना।